Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation, this is a new lecture. Okay, ninth standard geography ICSE students, that is chapter number 4, Earth's structure. ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में मतलब हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, खास करके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है वो बाद में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं इन शॉर्ट। ठीक है, जहां पर हम पहले तो अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, राइट, फिर अर्थ के बारे में धीरे धीरे उसके नेचुरल प्रोसेसेस और बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। दिस बी प्रेजेंटेड बाय जहीर सर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जैसे कि अर्थ को हम जानते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने कहीं और से लिया है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। ओके, लिखा है, लिखा है, what do you imagine about the nature of the earth? What do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be a solid ball like cricket ball, or a hollow ball with a thick cover of rocks, that is lithosphere? आप अर्थ के बारे में कैसे इमेजिन कर सकते हैं? वो क्रिकेट बॉल की तरह अंदर से पूरा भरा हुआ है, या फिर एक होलो बॉल है जिसके ऊपर के सतह पे एकदम स्ट्रॉन्ग सरफेस है जो लिथोस्फीयर है? क्या हो सकता है? Have you ever seen photographs or images of a volcanic eruption on the television screen? नेट जियो पे देखा ही होगा आपने, डिस्कवरी चैनल पे देखा ही होगा किस तरीके से volcanic eruption होता है, ठीक है, right? Can you recollect the emergence of hot molten lava, dust, smoke, fire, and magma flowing out of the volcanic crater? आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से जो गर्म लावा है, हॉट मॉल्टन पिघला हुआ लावा, उसके साथ डस्ट, उसके साथ स्मोक, उसके साथ आग या मैग्मा जो बाहर आता है। यस, आप सबने देखा ही है। यस, अर्थ इज होलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक है गणेश, मान लेते हैं अर्थ कोई अंदर से खोखली है, खाली है। The interior of the earth can be understood only by indirect evidences, as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth. क्या बोला है? बोला है कि हमें अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो मालूम पड़ेगा only by indirect sources. कैसे मालूम पड़ेगा बेटा? By indirect sources या indirect evidences, indirect proof से हमें मालूम पड़ेगा कि अर्थ जो है, अर्थ के अंदर क्या है, क्योंकि कोई भी आज तक अर्थ के अंदर तक नहीं जा पाया है, ना ही कोई जा सकता है, ठीक है, राइट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ किसी ने देखा नहीं है, हमें इनडायरेक्ट सोर्सेस से ही पता लगाना पड़ेगा कि अर्थ के अंदर क्या है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ओके, the configuration of the surface of the earth is largely a product of the processes operating in the interior of the earth. क्या बोला है? अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे जो भी हमें दिखता है, ठीक है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखता है वो किसकी वजह से है? तो कहेंगे अर्थ के सरफेस के नीचे जो प्रोसेसेस होते हैं उसी की वजह से हमें उसके सरफेस पे कुछ ना कुछ दिखता है, वो फिजिकल सारे के सारे चीजें हैं वो दिखते हैं। ओके,
ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है exogenic as well as endogenic processes are constantly shaping the landscape। ठीक है, अब आपको पता ही है एक्सो क्या होता है। एक्सो बाहर, एंडो कहेंगे अंदर। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस, तो ऐसे फोर्सेस, ठीक है, या ऐसे प्रोसेसेस जो अर्थ के बाहर होते हैं और अर्थ के अंदर होते हैं। ठीक है, ओके, अर्थ के बाहर और अर्थ के अंदर होते हैं, और यही प्रोसेसेस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर शेपिंग शेपिंग ऑफ द लैंडस्केप। A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete, yeah, if the effects of endogenic processes are ignored। बोले अगर एंडोजेनिक प्रोसेसेस अगर हम इग्नोर करते हैं तो ऊपर जो लैंडस्केप फॉर्म हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम क्रेडिट नहीं दे सकते, उनको नहीं बता सकते कि भाई ये इसकी वजह से हुआ या अंदर की वजह से हुआ, बाहर की वजह से हुआ या अंदर की वजह से हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। सही बात है कि कोई भी रीजन है उसकी फिजियोग्राफी, वहां माउंटेन्स है, वहां डेजर्ट है, वहां क्या है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, मतलब ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सेटलमेंट है, डिपेंड करता है इनके ऊपर, फिजियोग्राफी पे डिपेंड करता है। Therefore, it is necessary that one gets familiar, acquainted का मतलब familiar with the forces that influence the landscape development। और इसीलिए हमें फेमिलियर होना पड़ेगा कि भाई जो लैंडस्केप का डेवलपमेंट होता है वो प्रोसेसेस को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, understand why the earth shakes, ठीक है, और how a tsunami wave is generated। अर्थ शेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर अर्थक्वेक हमें समझना पड़ेगा कि क्यों अर्थक्वेक आती है, क्यों सुनामी आती है। ठीक है, it is necessary that we know certain details of the interior of the earth। In the previous chapter, you must have noted that earth forming materials have been distributed in the form of layers, the crust, the core। It is interesting to know that the scientists have gathered information about these layers and what are the characteristics of each layers। मतलब ये जहां से लिया गया है बुक का जो टॉपिक है, हाँ, पिछले लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर डील्स विद। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। बोले भाई अर्थ के अंदर इंटीरियर के सोर्सेज क्या है। ठीक है, आप सोचिए अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर। कितना है रेडियस? रेडियस है 6370 किलोमीटर। नो वन कैन रीच द सेंटर, बट ऑब्वियसली बात है कोई अर्थ के सेंटर में नहीं पहुंच सकता एंड मेक ऑब्जर्वेशंस और कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कोई अंदर जाके सैंपल कलेक्ट करे, ऑब्जर्व करे और बाहर आके बताए कि भाई अर्थ के अंदर इतना सारा है, ये पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल ही है, लेकिन अभी क्या पता, मॉडर्न साइंस से कुछ भी हो सकता है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही रखते हैं। ओके, under such conditions you may wonder how scientists tell us about earth's interior and the type of materials that exist at such depths। ये तो एक वंडर की बात है, साइंटिस्ट किस तरीके से अर्थ के अंदर क्या मौजूद है, कौन सा फिनोमेना हो रहा है, क्या मौजूद है, इसके बारे में हमें इतना प्रिसाइजली कैसे बता रहे हैं। तो लिखा है most of our knowledge about the interior of the earth is largely based on estimates and inferences। सही है,
बोले कि हमारा जो भी नॉलेज है अर्थ के इंटीरियर के बारे में वो हमें कैसे मालूम है, हमने एस्टिमेट लगाया है, हमें हमने आकलन लगाया है, हमने कैलकुलेट किया है कि भाई हाँ अर्थ के अंदर ऐसा हो सकता है। हाँ हमने ये इन्फर किया है मतलब कि स्टडी करके उसका मतलब निकाला है कि हाँ ये स्टडी पे पता चलता है अर्थ के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पानी होगा, यहाँ कहीं एस्ट्रोस्फीयर होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, इस तरीके से। Yet, a part of information is obtained through direct observations and analysis of the materials. ठीक है, राइट। अब आते हैं डायरेक्ट सोर्सेस पे। अब डायरेक्ट सोर्सेस क्या क्या है वो देखते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं और जानते हैं कि क्या है। The most easily available solid earth material is surface rock or the rocks we get from mining areas। सही है, हमें मिलता है, हमें डिग करने से मिलता है, वो क्या मिलता है, रॉक्स मिलते हैं। हम कहाँ से लेते हैं, माइनिंग से लेते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ थोड़ा बहुत। क्या लिखा है, गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर्स। सोचिए, मतलब कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक गोल्ड माइन है, वो कितनी गहरी है, कहेंगे 4 किलोमीटर। अरे बाप रे, 4 किलोमीटर गहरी है। आप सोच सकते हैं 4 किलोमीटर आपके लिए बाइक पे जाना बहुत इजी होगा, लेकिन जब हम चलकर जाएंगे तो हो सकता है कि यहां से जहां मैं बैठा हूं वस्त्राल में, ठीक है, वहां से लेटेस्ट से अप टिल सीडीएम ये 4 किलोमीटर है। कुछ ये तो हम हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करते हैं, कि हमें वर्टिकल ट्रैवल करना पड़ेगा नीचे, और अभी तो इसको डिग किया है, मतलब साउथ अफ्रीका में बहुत ही गहरी माइन है। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल एज इट इज वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। सही बात है, इसके नीचे जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, हीट आपको महसूस होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट। Besides mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depths to explore the conditions in the crustal portions. Scientists world over are working on two major projects such as Deep Ocean Drilling Project and Integrated Ocean Drilling Project. मतलब oceans के अंदर drill करना है, वही एक project है। The deepest drill at Kola in Arctic Ocean has far reached a depth of 12 किलोमीटर। अरे बाप रे, मतलब कि आर्कटिक ओशन में हम कितना डेप्थ तक पहुंच चुके हैं, 12 किलोमीटर। ये अपने आप में एक बड़ा सा अजूबा है कि 12 किलोमीटर नीचे। आपको लगता होगा सर अभी तो 12 किलोमीटर नीचे ही गए हैं ना, अर्थ का जो रेडियस है वो इतना कुछ है, राइट। अब इसमें से 12 घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, लेकिन इतना किलोमीटर जाने में भी बहुत समय लग गया बेटा, ठीक है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और अर्थ को हम डिग आउट नहीं कर सकते। and this and many deep drilling projects have provided a large volume of information to the analysis of materials collected at different depths। ठीक है, राइट। अब देखते हैं क्या है, volcanic eruptions forms another source of obtaining direct information। सही है, तो क्या है, एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ये है कि वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थ के अंदर से जो भी मॉल्टन चीज बाहर निकलती है, मैग्मा या लावा या जो भी है, उसको एनालाइज करो और पता लगाओ कि भाई ये मैग्मा जो है या ये लावा जो है, इसके अंदर कौन से मटेरियल है, देखते हैं और इससे पता लगाते हैं। एज एंड व्हेन molten material, that is the magma, is thrown onto the surface of the earth during the volcanic eruption, it becomes available for laboratory analysis. However, it is difficult to ascertain the depth of the source of such magma। सही बात है, आपको क्या पता, आपको पता है कि मैग्मा यहां से बाहर निकला है या लेटर से इतना नीचे से बाहर निकला है या लेटर से यहां से बाहर निकला है, नहीं, हमें नहीं पता, कि हमें नहीं पता, राइट। लेकिन मैग्मा को हम स्टडी तो कर सकते हैं, उसको स्टडी करके उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हुआ है, क्या क्या मटेरियल्स है, कौन सी मिनरल्स है, पता लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट सोर्सेस है, राइट।
इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या क्या चीजें हो सकती है। ओके, सो इनडायरेक्ट सोर्सेस समझ में आ रहा है बेटा? चैप्टर समझ में आ रहा है क्या है? अर्थ सरफेस है। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस पे। भाई अर्थ का इंटीरियर जो है, ठीक है, उसको इनडायरेक्टली हम कैसे स्टडी करते हैं? एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर indirectly provides information about the interior. We know through we know through the mining activity that temperature and pressure increases with increasing distance from the surface towards the interior in the deeper depths. ये कैसे मालूम पड़ता है? जब माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तब हमें मालूम पड़ता है कि हम सरफेस से जब नीचे जाते हैं, हम सरफेस से जब नीचे जाते हैं तब टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब डेप्थ इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। मोर ओवर, ठीक है, तो ये पता कैसे लगेगा? हमें पता लगेगा ना कि भाई जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होता है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अब सोचो फॉर एग्जांपल हम 1 किलोमीटर नीचे गए, 1 किलोमीटर नीचे गए और हमने पाया कि 1 किलोमीटर नीचे जाने पे 10 डिग्री बढ़ जाता है। फिर दूसरा किलोमीटर नीचे गए, मालूम पड़ा दूसरा 10 डिग्री बढ़ा, एंड सो ऑन। हम 10 किलोमीटर नीचे गए, मतलब कितना डिग्री बढ़ गया? 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये सिर्फ मैं अनुमान लगा रहा हूं, ठीक है, लेकिन क्या है, हम स्टडी किए ना, ऐसा कुछ स्टडी किए हैं, राइट? तभी हमने पता लगाया कि अच्छा, तो इसके हिसाब से अगर 6000 किलोमीटर रेडियस है अर्थ का तकरीबन, अगर उतना नीचे जाएंगे तो पक्का है कि उसके हिसाब से टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है, राइट? अग्री करते हैं आप लोग? अग्री करते हैं इस बात पे? Yes, sir. ओके, ओके, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, क्या है? मोर ओवर इट इज ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑल्सो इंक्रीजेस विथ द डेप्थ। सही बात है। क्यों? कैसे मालूम पड़ेगा? भाई जितना हम नीचे जाते हैं उतना जो रॉक है या जो कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसका डेंसिटी भी बढ़ जाता है। अब आपको पता होगा फिजिक्स में आपको पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड ऑल दैट। डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, राइट? It is possible to find the rate of change of characteristics. Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the values of temperature. देखो क्या लिखा है, बोला है कि अर्थ का जो थिकनेस है वो जानकर साइंटिस्ट ने क्या किया है? एक अनुमान लगाया है, एक एस्टिमेट लगाया है। अच्छा बेटा, इतना डिफरेंस है, इतना थिकनेस है, तो हो सकता है कि टेम्परेचर इतना हो जाए, हो सकता है कि प्रेशर इतना बढ़े, और डेंसिटी मटेरियल वो भी होगा डिफरेंस। ये सब अनुमान लगाए हैं। The details of this characteristics with reference to each layer of the interior are discussed in the later in this chapter. ठीक है, अब देखिए another source of information are the meteors. ठीक है, now what is the difference between meteors and meteorite? Meteor and meteorite, what is the difference? Can you guys answer? What is the difference? What is the difference between meteor and a meteorite? गूगल करिए अब, है ना, और तो क्या, ठीक है, किसी को नहीं पता होगा, जाने दो। What is the difference between meteor and a meteorite? No one is answering, that means किसी को पता नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, जाने दीजिए, आगे पढ़ता हूं क्या लिखते हैं। मैं आपके कमेंट देखने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं गूगल से ही ढूंढ कर लाएंगे। That's it. ओके, ढूंढ कर आइएगा, होमवर्क है आज का।
source of information are the meteors that at times reach the earth. However, it may be noted that the material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth. ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा, हमने देखा मीटियोर को पढ़ के, मीटियोर हेवनली बॉडीज होती है, रॉक्स होते हैं जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं और अर्थ पे जाके धड़ाम करके गिरते हैं। हम इनको कलेक्ट करते हैं और देखते हैं भाई ये किससे बना हुआ है। अच्छा, तो ये इससे बना हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा अर्थ भी स्पेस के सारे डेब्रिस से बना हुआ है, आपको पता ही होगा, तो कहीं ना कहीं ये इसका पोर्शन हो सकता है, ये इसका मटेरियल हो सकता है। मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मीटियोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। They are solid bodies developed out of the materials same as or similar to our planet. Hence, this becomes yet another source of information about the interior of the earth. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मीटियोर या ऐसे कुछ भी है, वो भी कहीं ना कहीं कहेंगे कि अर्थ के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं जब उनको हम स्टडी करते हैं। किसी ने कमेंट तो किया होगा, ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अनदर इनडायरेक्ट सोर्स इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइस्मिक एक्टिविटीज। क्या होता है सिस्मिक एक्टिविटीज, साइस्मिक एक्टिविटीज या सिस्मिक एक्टिविटीज? तो कहेंगे अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स G is not the same at different latitudes on the surface of the earth. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपको बता चुका हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां एक्ट करती है? तो कहेंगे यहां पर पोल्स पे, यहां पर पोल्स पे, और सबसे कम कहेंगे इक्वेटर पे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे अर्थ जो है ज्यादा बल्जी है, ऑरेंज है, ऑब्लेट है। ठीक है, यहां पर इतना ग्रेविटी एक्ट नहीं करता जितना पोल्स पे करता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स, लेस एट इक्वेटर। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल्स। ठीक है, मतलब इक्वेटर पे डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए कहेंगे इक्वेटर पे कम है, पोल्स पे ज्यादा है। The gravity values also differ according to the mass of the material. सही बात है, क्या लिखा है? ये तो आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उस पर ग्रेविटी लगेगा, और जितना ग्रेविटी ज्यादा लगेगा उतना उसका वेट ज्यादा होगा। What is the difference between the mass and the weight? पता ही है आपको। वेट क्या है? तो कहेंगे ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होते रहता है, मास ऐसा चेंज नहीं होता। राइट, एम आई राइट माइंड? सही है, सही है स्टूडेंट्स? सो गए? अच्छा, सही होगा, मैंने जो बताया वो सही होगा बेटा। Yes, sir. यस, मास चेंज नहीं होता लेकिन वेट चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी। ठीक है, चलिए, दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। Reading of the gravity at different places is influenced by many other factors. This reading differs from the expected value. Such a difference is called gravity anomaly. ठीक है, राइट, मतलब क्या है कि हर एक लैटिट्यूड पे अलग अलग ग्रेविटी होती है, उसको हम ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। Gravity anomalies give us information about distribution of mass of the material in the crust of the earth. ठीक है, मतलब ग्रेविटी एनोमलीज, मतलब ग्रेविटी के डिफरेंस से ही हम डेंसिटी वगैरह पता लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कह रहा है ये। Magnetic surveys also provide information about distribution of magnetic materials in the crustal portion and thus provide information about the distribution of materials in this part. Seismic activity is one of the most important sources of information about the interior of the earth. Hence we shall discuss it in some detail. ठीक है, तो ग्रेविटी वाला जो पोर्शन है या मैग्नेटिक वाला पोर्शन है
उससे ज्यादा इतना नॉलेज नहीं मिलता जितना हमें सिस्मिक एक्टिविटीज से मिलता है। और सिस्मिक एक्टिविटीज क्या है? अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब सिस्मिक एक्टिविटीज होती है। ओके, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। ये कैसे, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे तब बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर इनडायरेक्ट सोर्सेज में है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसको इंक्लूड करना पड़ा। लेकिन ये आपका एक पूरा नया टॉपिक है, एक नया चैप्टर है। ओके, सिर्फ इसका जिस्ट ले लो, यहां से एक ओवरव्यू ले लो। एंड अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स इज व्हाट इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। इट इज अ नेचुरल इवेंट, सही बात है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी which generates waves that travel in all directions. Okay, why does the earth shake? क्यों होता है? The release of energy occurs along a fault. अभी मुझे किसी ने ना क्वेश्चन पूछा था, why does the earthquake occurs in some specific areas? क्यों एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है? कहेंगे क्योंकि वहां पर फॉल्ट है। क्या है? फॉल्ट। अब फॉल्ट क्या है, उसके लिए आपको टेक्टोनिक प्लेट समझना पड़ेगा। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है, तो कहेंगे दो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। ठीक है, अभी अभी के लिए समझ लो, छोटे ये फॉल्ट समझाने के लिए समझ लो, लेकिन आपको प्लेट टेक्टोनिक भी समझाऊंगा क्या है। ओके, ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है वो भी समझाऊंगा। ओके, तो दो बड़ी बड़ी प्लेट्स है, उसके बीच में जो गैप है इसको कहते हैं फॉल्ट। ओके, ठीक है, क्लियर है? फॉल्ट का मतलब क्या होता है? फॉल्ट का मतलब क्या होता है, क्लियर है? ओके, ठीक है, राइट। A fault is a sharp break in the crustal rocks. Rocks along a fault tend to move in opposite directions. As the overlying strata press them, the friction locks them together. ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं समझेंगे। ओके, और प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा विद एन एग्जांपल ऑफ पिक्चर। वो मैं आज इंक्लूड नहीं कर पाया पिक्चर, लेकिन समझाऊंगा पिक्चर के हिसाब से कि कैसे ये होता है। ओके, हाउएवर द टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर है ना कन्वर्जेंस भी आएगा और डाइवर्जेंस भी आएगा। ठीक है, राइट। तो थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, थिंग्स विल इवेंचुअली गेट क्लियर। लेकिन आपको समझाऊंगा अभी कि प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ये सब समझाना बाकी है। बहुत सारी चीज है समझाना बाकी है, वो समझेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि अर्थक्वेक कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पर लेना पड़ा मुझे, ये टॉपिक लेना पड़ा। ओके, तो यहाँ पर लिखा है एज अ रिजल्ट द ब्लॉक गेट्स डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर एब्रप्टली. This causes a release of energy. The energy waves travels in all directions. एक काम कीजिए, ये वाला जो टॉपिक है इसको बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये शायद आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, ठीक है। Why does the earth shake? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने रखा। यहाँ पर दो प्लेट्स होती है, दो प्लेट्स के बीच में रॉक्स होते हैं। जब ये प्लेट कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, या जब कन्वर्जेंस में एक दूसरे से स्लाइड अपार्ट होती है, तब जाके रॉक्स पे कहेंगे कि बहुत प्रेशर आता है, और जब ये प्रेशर रिलीज होता है तब अर्थक्वेक आता है। ठीक है, लेकिन ये बाद में समझेंगे क्या है एपिसेंटर, क्या है हाइपोसेंटर, ये सब नेक्स्ट मतलब आपके अर्थक्वेक में समझेंगे। ये स्लाइड में अर्थक्वेक में वापस इंक्लूड करूंगा। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम लोग। आपका जो टॉपिक है वो पूरा पढ़ेंगे। ओके, अप टिल देन बाय बाय।